सभी सीटों पर बांग्लादेश चुनाव के बाद तस्वीर साफ हो गई है। अभी तक 299 सीटें बांग्लादेश जहां वोट पड़े हैं, 296 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। 3 सीटों के परिणाम फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। बांग्लादेश में 299 सीटों की तस्वीर साफ, 3 सीटों के परिणाम स्थगित, 296 सीटों के नतीजे सामने और 296 में से 213 सीटों पर बीएनपी को जीत मिल गई है। 74 सीटों पर जमात को जीत मिली है। 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना परचम लहराया है। 1 सीट पर इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश का उम्मीदवार जीत गया है। फिलहाल 3 सीटों के नतीजों पर रोक लगाई गई है। शेरपुर 2, चटगांव 2 और चटगांव 4, ये वो 3 सीट है जिनके नतीजे फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। जीते हुए उम्मीदवारों के कानूनी मामलों को लेकर फिलहाल ये रोक लगाई गई है। लेकिन 296 सीटें और 296 सीटों के नतीजे बिल्कुल साफ हो गए हैं। 213 सीटें बीएनपी ने जीत ली हैं। ये बड़ी जीत है, बम्पर जीत है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिली है। तारिक रहमान 2008 से देश छोड़कर विदेश में रह रहे थे, एक तरीके से अपने देश से निकाला उनको मिल गया था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि तारिक रहमान की बांग्लादेश की राजनीति में दोबारा एंट्री होगी। न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान की एंट्री हुई है, बल्कि धमाकेदार एंट्री हुई है। और ये जो बड़ी जीत हासिल हुई है बीएनपी को, तारिक रहमान को, इसको लेकर भारत की तरफ से बधाई दी गई है बांग्लादेश को। तारिक रहमान को निर्णायक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर संदेश दिया गया। यह जीत आप पर जनता का भरोसा दिखाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, समावेशी बांग्लादेश के साथ है, भारत की तरफ से साफ कर दिया गया। साझा विकास और रिश्ते मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने का इंतजार, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में लिख दिया है। और देर नहीं लगाई बांग्लादेश ने जवाब देने में। सकारात्मक तरीके से बांग्लादेश की तरफ से जवाब भारत को दिया गया है। मतलब बांग्लादेश भी इस इंतजार में है कि भारत के साथ पिछले करीब 18 महीनों की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद जिस तरीके से रिश्तों की गाड़ी पटरी से उतरी है, उसको दोबारा सामान्य किया जाए। तो बांग्लादेश में 17 साल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। भारत के लिए तो ये अच्छी खबर है और पाकिस्तान के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश में ये चुनाव हुए। इसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने दोहरे शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। मतलब 2/3 बहुमत के साथ ये बड़ी जीत बीएनपी को मिली है। बीएनपी ने 299 सीटों में से 296 जिनके नतीजे आ गए हैं, 213 पर जीत दर्ज की है। जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 74 सीटों पर जीत मिली। 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। तो 296 सीटों के नतीजे आ गए। 3 सीटों के नतीजों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। इन नतीजों के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि बांग्लादेश को 35 साल के बाद एक पुरुष प्रधानमंत्री मिलने वाला है, क्योंकि 1991 से लेकर 2024 तक या तो खालिदा जिया या फिर शेख हसीना ही बांग्लादेश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी रही। और ऐसे में अब एक पुरुष प्रधानमंत्री बांग्लादेश को मिलने जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो बांग्लादेश, राजधानी ढाका। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे मौजूद हैं। विशाल, आप लगातार बांग्लादेश से एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए बांग्लादेश चुनाव पर ये विशाल कवरेज लेकर आ रहे हैं। अब जबकि नतीजों से तस्वीर बांग्लादेश की अगली सरकार की साफ हो गई है, किस तरीके का उत्साह है बांग्लादेश के आम लोगों में? विशाल। विशाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है हमारा विशाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे विशाल पांडे से। लेकिन एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और बांग्लादेश में ये जो इतिहास बन रहा था, इसकी खुद गवाह एबीपी न्यूज की टीम रही। हमारे सहयोगी विशाल पांडे ग्राउंड जीरो पर मौजूद। लगातार एबीपी न्यूज पर हमने आपको विशाल कवरेज दिखाई है। मेरी आवाज मिल पा रही है क्या विशाल? बिल्कुल रोमाना, देखिए अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। बीएनपी 213 सीटों पर अब तक चुनाव जीत चुकी है। 74 सीटों पर जमाते इस्लामी चुनाव जीती है। 1 सीट पर आईबीए को जीत हासिल हुई है और इसके अलावा 8 स्वतंत्र उम्मीदवार बांग्लादेश में अब तक चुनाव जीते हैं। और 3 सीटों के चुनावी नतीजे चुनाव आयोग की तरफ से घोषित नहीं किए गए। उसके लिए कुछ लीगल मुद्दे इसमें अभी जुड़े हुए हैं और ये माना जा रहा है कि जो
सरकार बनाने का रास्ता है वो बीएनपी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। तो जीत के बाद तारिक रहमान का कोई संबोधन देश के नाम, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि वहां पर इंतजार कर रहे होंगे वो लोग जिन्होंने बम्पर जीत बीएनपी की झोली में डाली है, तारिक रहमान को सत्ता तक पहुंचाया है, वो इंतजार कर रहे होंगे। इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है क्या? विशाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जानकारी मिल रही है। ये नई सरकार जिसका रास्ता साफ हो चुका है, शपथ ग्रहण कब होगा? क्या शपथ ग्रहण से पहले तारिक रहमान की तरफ से देश के नाम कोई संबोधन या फिर वो धन्यवाद कहने के लिए सामने आएंगे देश के लोगों के तारिक रहमान? इसको लेकर क्या जानकारी है? तकनीकी खराबी आ रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर बीएनपी के प्रवक्ता आने वाले हैं जो इस जीत पर अपनी बात रखेंगे, बीएनपी का पक्ष रखेंगे कि बीएनपी आगे क्या करेगी। जो ज्यादातर संभावना जताई जा रही है वो 17 फरवरी में तकनीकी बीएनपी दिक्कत के आ रही है, सही मीडिया से को ब्रीफ करने वाले। जी जी जी, नहीं, कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कनेक्शन कट रहा है। मुझे लगता है हम दोबारा विशाल से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जितना मैं समझ पा रही हूँ विशाल की तरफ से बताया जा रहा है कि 17 तारीख ही वो दिन तय किया जाएगा जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले देखिए 14 फरवरी कल की तारीख सामने निकल कर आ रही थी, लेकिन अभी मैं पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि तकनीकी खराबी आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है। लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ विशाल पांडे यही अपडेट दे रहे थे कि शायद 17 फरवरी तारीख तय की गई है जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तय है तारिक रहमान का बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बनना। 2 सीटों से खुद तारिक रहमान चुनाव मैदान में उतरे थे, दोनों सीटों पर तारिक रहमान ने जीत दर्ज की है। तारिक रहमान के नेतृत्व में ये पहला मौका था जब उनकी पार्टी बीएनपी चुनाव मैदान में उतरी बिना खालिदा जिया। ये पहला मौका था जब बीएनपी चुनाव मैदान में उतरी। और देखिए बांग्लादेश की चुनावी जो तस्वीर थी उसमें ये पहला मौका था जब अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी को चुनाव में शामिल ही नहीं किया गया, उसको अलग रखा गया। और ऐसे में एक तरीके से जिस सियासी उथल पुथल से गुजरने के बाद बांग्लादेश में पूरी चुनावी प्रक्रिया हुई, अपने आप में ये चुनाव बांग्लादेश के लिहाज से ऐतिहासिक बन रहा था। और अब ये बड़ी जीत जो बीएनपी को मिली है, कूटनीतिक संबंधों में सुधार की नई उम्मीद यहां से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नजर आती है क्योंकि इस जीत के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बांग्लादेश, बीएनपी, तारिक रहमान को बधाई दी गई और देर नहीं की गई बांग्लादेश की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहने में। तो यूनुस सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की गाड़ी पटरी से उतरी थी। यूनुस सरकार के दौरान बांग्लादेश ऐसा लगा था कि उसका झुकाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि ऐतिहासिक रिश्ते बांग्लादेश और पाकिस्तान के और भारत ही की वजह से, निर्णायक भूमिका की वजह से बांग्लादेश जो है वो अस्तित्व में आया था। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से ये चुनाव हुए इसमें बीएनपी वर्सेस जमात का मुख्य मुकाबला था। और भले ही चुनाव बांग्लादेश में हो रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं विश्लेषक इन चुनाव को भारत और पाकिस्तान के नजरिए से इस लिहाज से देख रहे थे कि अगर लोकतंत्र की बांग्लादेश में जीत होगी तो मतलब भारत की जीत होगी, और अगर कट्टरपंथियों की बांग्लादेश में जीत होगी तो मतलब पाकिस्तान हावी होगा। लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और जीत बांग्लादेश में बीएनपी की हुई है। जमात की जीत अगर होती तो कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता। इसीलिए जमात की जो जीत है उसको इसी रूप में देखा जा रहा है कि अगर वो हो जाती तो फिर तो वहां पर पाकिस्तान का ही पिट्ठू सत्ता में आ जाता। तो आखिर बांग्लादेश में कैसे तारिक रहमान की बीएनपी को यह प्रचंड जीत मिली है, कैसे पाकिस्तान की तरफ झुकाव वाली जमात को शिकस्त मिली है, इसी को लेकर हमारे सहयोगी विजेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी गठबंधन क्यों जीती, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री क्यों मिली, इसके सबसे बड़ा कारण अगर देखें तो उसमें आता है फैमिली कार्ड का जो वादा किया था तारिक रहमान ने। अगर उनकी सरकार आती है तो उन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हर महिला को, जो परिवार की हेड हैं, उनको 2 से 2,500 टका हर महीने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। ये सबसे ट्रम्प कार्ड बोला जा सकता है, उनके लिए काम किया है। साथ साथ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना चाहते हैं तारिक रहमान बांग्लादेश को। विजन 2030 का एक नारा
नारा उन्होंने लगाया है, बांग्लादेश फर्स्ट, यानी बांग्लादेश के लिए काम होगा, ये नारा उन्होंने लगाया। ये युवाओं के बीच में काफ़ी काम किया है और महिलाओं के वोट भी काफ़ी पड़े हैं बीएनपी अलायंस को। ये साफ दर्शाता है, क्योंकि जैसे जो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है आज बीएनपी गठजोड़ को, इससे साफ होता है कि जो नारे या जो वादे मैनिफेस्टो में किए थे तारिक रहमान ने, उसको जनता ने स्वीकार किया है। और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री उसका संकेत देती है कि तारिक रहमान क्यों जीते हैं इतनी ज़्यादा सीट, और उनके साथ जो बाकी कुछ छोटी पार्टियां थी उनको भी जीत हासिल हुई है। साथ साथ अगर हम देखें तो अब जब जीत चुकी है तारिक रहमान का ये अलायंस, तो बीएनपी की तरफ से अपील किया गया है कि कहीं भी विक्ट्री जुलूस अर्थात जो विक्ट्री मार्च होगा वो नहीं करना है। और आज जो जुमा के नमाज के बाद से यहाँ पे दुआ करनी है, दुआ की महफिल होगी। और चूँकि लोग जो मारे गए हैं जुलाई आंदोलन में या उसके बाद भी, उनको याद किया जाएगा और कोई जुलूस उत्सव नहीं मनाया जाएगा, ये भी बीएनपी की तरफ से अपील की गई है। तो सबसे बड़ा कार्ड जो काम किया बीएनपी के लिए, तारिक रहमान के लिए, वो था फैमिली कार्ड। 2000 से 2500 टका हर महीने महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उनको। और फूड सिक्योरिटी के लिए भी कुछ उन्होंने वादे किए हैं, जो कि परिवारों को और मजबूत करेगा। वो जो गरीब परिवार हैं, जिनके यहाँ थोड़ी समस्याएं हैं आर्थिक, उनको मदद देगी सरकार। ये वादा जो किया था तारिक रहमान ने, इसको माना जा रहा है कि ट्रम्प कार्ड रहा। और ये 200 से ज़्यादा जो सीटें जीती है बीएनपी, उसके पीछे इसकी एक बड़ी भूमिका है। और खास करके महिलाओं का वोट तारिक रहमान के अलायंस को ही सबसे ज़्यादा मिला है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के चेहरा नाहिद इस्लाम जीत गए। अपनी सीट से नाहिद इस्लाम ने जीत दर्ज की है। करीब 2000 वोटों से नाहिद इस्लाम को जीत मिल गई है। नाहिद इस्लाम तो जीत गए, लेकिन नाहिद इस्लाम की जो पार्टी है एनसीपी, उसे शिकस्त मिली है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। सभी सीटों पर स्थिति साफ हो चुकी है। 296 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। 3 सीटों पर फिलहाल परिणाम स्थगित कर दिए गए हैं और 296 में से अभी 213 सीटों पर बीएनपी की जीत पर मोहर लग गई है। 74 सीटों पर जमात को जीत मिली। 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है। और जरा विशाल से ही जानते हैं क्या जानकारी मिल रही है। नई सरकार का शपथ ग्रहण कब तक हो सकता है? कब प्रधानमंत्री के तौर पर तारिक रहमान शपथ लेंगे? विशाल, देखिए, आधिकारिक तौर पर बीएनपी की तरफ से अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि 17 फरवरी के आसपास यहां पर तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। बीएनपी की तरफ से अभी एक मीडिया ब्रीफिंग रखी गई थी नतीजों को लेकर, लेकिन उसे कैंसिल कर दी गई है। अब और इंतजार करना होगा कि आखिरकार बीएनपी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन एक तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि बीएनपी सरकार बनाने जा रही है। तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और अब तक जो आंकड़े एबीपी न्यूज के पास आए हैं, उसके मुताबिक 299 में से 296 सीटों पर अब तक चुनावी नतीजे आ गए हैं। 213 सीटों पर बीएनपी गठबंधन जीत दर्ज कर चुकी है। 74 सीटों पर जमात गठबंधन को जीत हासिल हुई है। 1 सीट पर इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश पार्टी को जीत हासिल हुई है और 8 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं। लेकिन दो बहुत बड़ी तस्वीर यहां से निकलकर रोमाना सामने आई है कि एनसीपी के नाहिद इस्लाम, जो कि छात्र आंदोलन का चेहरा थे, वो अपना चुनाव मात्र 2000 वोटों के अंतर से जीते हैं। लेकिन उनकी पार्टी का हाल बहुत बुरा रहा। क्या इसके पीछे उनका ये डिसीजन रहना जो उन्होंने जमात इस्लामी के साथ हाथ मिलाया, और इस वजह से जो बांग्लादेश की जनता है वो एनसीपी के पास भी नहीं गई। एक वक्त ऐसा था जुलाई 2024 और अगस्त 2024 में, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जब छात्र आंदोलन से निकली इस नई पार्टी के साथ बांग्लादेश की जनता जा सकती है। लेकिन एक गलत फैसले ने एनसीपी का राजनीतिक भविष्य अब प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और जमात इस्लामी के साथ जाना उनके लिए बहुत भारी पड़ा। और एनसीपी मात्र 2 सीटों के आसपास ही यहां पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है, बीएनपी तारिक रहमान अपने पार्टी वर्कर्स के साथ, अपने नेताओं के साथ अब से थोड़ी देर में बैठक कर सकते हैं। फिलहाल कोई यहां पर जश्न की तैयारी बीएनपी की तरफ से नहीं की गई है। ये ढाका का एक बार मैं पूरा इलाका दिखा देता हूं, जहां पर बीएनपी का दफ्तर है। कार्यकर्ता कुछ कम संख्या में यहां जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई जश्न का माहौल यहां दिखाई नहीं दे रहा है। बीएनपी हेडक्वार्टर के आसपास चुनावी कैंपेन के पोस्टर्स जरूर नजर आ रहे हैं। तारिक रहमान की तस्वीर लगी हुई है और इंतजार यहां पर यह किया जा रहा है कि तारिक रहमान या उनकी पार्टी की तरफ से क्या आधिकारिक तौर पर आगे की रणनीति बताई जाती है। लेकिन तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें जीत के लिए बधाई दी है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड के हजारीबाग से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई। यहां जंगली हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने
गोंदवार गांव में घुसकर 6 लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जंगली हाथियों का कहर के बाद गांव में कोहराम मचा है। खौफ ऐसा है कि ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर रहे। वहीं वन विभाग की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि अंधेरे में जंगल की ओर न जाए, क्योंकि जंगली हाथियों का झुंड बहुत आक्रामक है। तो हजारीबाग की ये तस्वीरें आपके सामने। यहां गजराज यमराज बन चुके हैं। 6 लोगों को अब तक कुचलकर मार डाला है हाथियों ने। इसीलिए कोई भी ग्रामीण रात के अंधेरे में या सुबह के भोर में जंगल की ओर न जाएं, क्योंकि हाथियों का झुंड काफी आक्रामक है। इसीलिए सभी ग्रामीण सावधानी ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि आपके आसपास के क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड देखा गया है। इसीलिए कोई भी ग्रामीण रात के अंधेरे में या सुबह के भोर में जंगल की ओर न जाएं, क्योंकि हाथियों का झुंड काफी आक्रामक है। इसीलिए सभी ग्रामीण सावधानी ग्रामीणों को सूचित किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहासकार इरफान हबीब पर कार्यक्रम के बीचों बीच हमला करने की कोशिश हुई है। इरफान हबीब लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान छात्रों के बीच अपनी बात रख रहे थे, लेकिन तभी उनके ऊपर बाल्टी से पानी फेंकने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोप है उनका विरोध कर रहे कुछ छात्रों ने उन पर पानी से भरी बाल्टी फेंकी, जिसे लेकर माहौल गर्मा गया। इरफान हबीब पर हमले का आरोप विरोध कर रहे एबीवीपी के छात्रों पर लगा है। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त इरफान हबीब मंच पर थे, भाषण दे रहे थे। हालांकि हमले के बाद भी उन्होंने अपना भाषण नहीं रोका, वो जारी रखा। इस मामले को लेकर इरफान हबीब के समर्थकों ने गुस्सा जताया है। यूनिवर्सिटी परिसर में इसे लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ छात्र संगठनों ने इरफान हबीब पर हमला करने वाले छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हादसे से कोहराम है। लखनऊ में हिट एंड रन का एक डरावना सीसीटीवी सामने आ गया है। 12वीं के छात्र ने कार से 6 लोगों को रौंद डाला। तेज रफ्तार कार से लोगों को रौंद कर फरार हो गया ये छात्र। पुलिस ने इस आरोपी छात्र को बाद में गिरफ्तार किया है। इस छात्र ने 6 लोगों को कुचल डाला। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हैं। तेज रफ्तार कार का ये कहर था। 12वीं का ये छात्र गाड़ी चला रहा था और बहुत तेज स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी पर से इसका नियंत्रण छूटा और ये लोगों को कुचलता चला गया। ये मौके से फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी मिल रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीतीश से ही जानते हैं। नीतीश, कैसे मुमकिन हुई इस युवक की गिरफ्तारी? देखिए, अभी का अपडेट आपको बता दूं कि जो इसमें आरोपी छात्र है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है और उसकी उम्र लगभग 21 साल बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो कार है, जो क्षतिग्रस्त कार है, इस घटना में जिस कार ने धक्का मारा है उसको बलथरा थाने के बाहर ले आ दिया गया है। वो कार खड़ी है और ये पूरी घटना, अगर इस पूरी घटना का जिक्र करूं तो तेज रफ्तार कार है और इस कार में एक युवक और एक युवती सवार थी। जब ये बलथरा के आगे पहुंचती है और हाईवे के पास एक हनुमान मंदिर है, वहां पर एक कार पूरी तरह से अनियंत्रित होती है और किनारे पर 6 लोगों को रोकती हुई आगे बढ़ जाती है। और उसके भी आगे बढ़कर जब ये घटना होती है तो जो कार चालक है यही नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता है। ऐसा भी जब है, आगे बढ़ने के साथ एक ऑटो को भी टक्कर मारता है और फिर उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। हालांकि भीड़ जो होती है वो युवती को पकड़ लेती है और जो कार चालक होता है युवक, वो फरार हो जाता है। पुलिस अब युवक को भी अरेस्ट कर चुकी है, उसे हिरासत में ले चुकी है और उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना जिसमें कहीं न कहीं एक बच्ची की मौत हो जाती है, एक बच्चे की जिस तरह से मौत सामने आई है, कहीं न कहीं ये दुखद घटना जरूर है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आगे आ रही है और इसी कार्रवाई के तहत तमाम जानकारी के लिए। तो ये छात्र था जो गाड़ी चला रहा था तेज रफ्तार, अब इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर महाराष्ट्र के अकोला से है। आग का तांडव, यहां एक घर में आग लग गई, उसके बाद देखने के लिए मिला 6 साल की मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घर में किराए पर रहने वाला परिवार आग में जिंदा जलकर खाक हो गया। घर के भीतर बताया जा रहा है बड़ी मात्रा में डीजल रखा हुआ था।
शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी भड़की और देखते ही देखते आग भड़कती चली गई। क्योंकि डीजल घर में रखा हुआ था, इसीलिए आग बुझाए नहीं बुझ पा रही थी। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए आप, जिस वक्त ये आग लगी है उस वक्त की तस्वीर। आसपास के लोगों में कैसी अफरा तफरी मची, लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आग अचानक से इतनी ज्यादा तेज थी और इतनी लपटें उठती हुई आग की नजर आ रही थी। स्थानीय लोग इससे पहले कुछ कर पाते, पूरा ये हिस्सा जो है घर का वो आग की जद में आ चुका था। बाद में मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक इस आग की चपेट में आकर लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार जलकर खाक हो गया। उधर मुंबई के गोरेगांव में 45 मंजिला इमारत में आग लगी। गोरेगांव पूर्व के गोकुलधाम इलाके में आग लगी है। डीबी वुड बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। मुंबई के गोरेगांव में 45 मंजिला इमारत में आग। गोरेगांव पूर्व के गोकुलधाम के इलाके में ये आग लगी है, डीबी वुड बिल्डिंग, और इसकी 9वीं मंजिल पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आग लगी जिसके बाद वो काला धुआं ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। 9वीं मंजिल पर आग लगी है। दमकल विभाग ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। उधर मुंबई के सीएमएसटी की ओर जा रही लोकल ट्रेन से एक महिला के गिरने से हड़कंप मच गया। यह महिला प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार लोकल ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक इसका बैलेंस बिगड़ा और ये नीचे गिरी। इसके बाद मौके पर मौजूद टीसी जॉन पॉल हरकत में आए। उन्होंने महिला को पकड़ा, किसी तरीके से ट्रेन से दूर खींचा और इस वजह से महिला की जान बाल बाल बच गई। हादसे की तस्वीर स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। इसमें साफ आप देख सकते हैं, टीसी जॉन पॉल ने अगर थोड़ी भी देर कर दी होती तो शायद ये महिला ट्रेन की चपेट में आ जाती। गनीमत रही कि वक्त पर टीसी जॉन पॉल ने महिला को देख लिया और उसे ट्रेन से दूर खींच लिया, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ब्रिजघाट टोल प्लाजा पर कार सवार ने टोल कर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। उनकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। इस पर साफ दिख रहा है, सफेद रंग की कार के ड्राइवर ने टोल पर मौजूद कर्मचारियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की और फिर वो टोल कर्मियों के चारों ओर गाड़ी दौड़ाता हुआ मौके से फरार हो गया। जानकारी मिल रही है, आरोपी कार सवार का टोल पर पैसे लेने देने के चक्कर में विवाद हुआ। इसी के बाद पहले तो कार सवार टोल प्लाजा से आगे बढ़ा, लेकिन वो फिर से वापस लौटा और टोल कर्मचारियों पर उसने कार चढ़ाने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए आप, कैसे ये कार सवार टोल कर्मचारियों पर कार चढ़ाने की कोशिश करता है, दहशत फैलाता दिखा। हालांकि इस हमले में टोल कर्मी बाल बाल बच गए। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से आरोपी कार सवार की तलाश में जुटी है। उधर राजस्थान के बीकानेर में खेजड़ी के पेड़ों को लेकर चल रहा आंदोलन खत्म हो गया, जिसके बाद भजनलाल शर्मा सरकार ने राहत की सांस ली है। पिछले 11 दिन से यह आंदोलन चल रहा था। इसे लेकर भजनलाल सरकार पर सवाल थे, जिसके बाद राजस्थान सरकार के मंत्री के बिश्नोई मौके पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों को भरोसा दिया कि विधानसभा के मौजूदा सत्र में सरकार इससे जुड़ा बिल लेकर आएगी, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया। इस मामले में कुछ दिन पहले एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि वो विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही इस मुद्दे को लेकर कानून लाएंगे, जिस पर खेजड़ी के पेड़ को बचाने को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों ने सीएम भजनलाल का आभार जताया। बीती रात इसी को लेकर मंत्री के शर्मा आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे, जहां लिखित रूप से उनका भरोसा देने के बाद इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बीजेपी नेता के घर में अचानक भीषण आग की लपटें उठती दिखी। जिस वक्त घर में आग लगी उस वक्त बीजेपी नेता मान सिंह गोस्वामी और उनकी पत्नी घर के दूसरी मंजिल पर मौजूद थे, जिस वजह से वो बाल बाल बच गए। बीजेपी नेता मान सिंह गोस्वामी ने आरोप लगाया उनके घर पर यह आग जानबूझकर लगाई गई। उन्होंने आरोप लगाया किसी ने केमिकल फेंका
और उनके घर को जलाने की कोशिश की। ये मामला शालीमार गार्डन इलाके से सामने आया है, जहां बीजेपी नेता के आरोप के बाद मामला गर्माता दिख रहा है सियासी तौर पर भी। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के नौरंगाबाद इलाके के पास खेतों में घूम रहा एक तेंदुआ, वन विभाग ने इसे पिंजरे में कैद कर लिया है। कई दिन से इस तेंदुए की तलाश की जा रही थी। इसकी मौजूदगी की वजह से ग्रामीण दहशत में थे। जानकारी मिली थी नौरंगाबाद के आसपास पिछले कुछ दिन से तेंदुआ दिख रहा है। खेतों में काम करने जाने वाले किसानों में इसके बाद डर का माहौल था। ग्रामीणों ने लगातार वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की। इसके बाद वन विभाग ने अलग अलग स्थान पर पिंजरे लगा दिए थे और तेंदुआ इनमें एक पिंजरे में फंस गया। और देखिए किस तरीके से इस तेंदुए को पकड़ लिया गया है, जिसके बाद अब गांव वालों का डर दूर हुआ है। देखिए हैदराबाद के फलकनुमा में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां के पहाड़ी पर मौजूद एक पुराना मकान अचानक भरभरा कर ढह गया है। इस घटना में मकान के भीतर रखा घरेलू सामान वो मलबे में दब गया। मलबे में दबने से 4 लोग यहां घायल हो गए और जैसे ही इस हादसे की खबर लोगों को मिली वो मौके पर दौड़ पड़े। जल्दी से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। प्रशासन को भी इस हादसे की सूचना दी गई। आनन फानन में मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। आशंका जताई गई कि मकान बहुत पुराना हो गया था, जर्जर हालत में था, इसीलिए भरभरा कर गिर गया। तो हैदराबाद में फलकनुमा इलाका जहां ये पुराना मकान गिरा। लद्दाख के जोजिला से अवलांच का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग खौफजदा हैं। इस वीडियो में बर्फीला तूफान ट्रक के ऊपर से गुजरता दिखा। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रक इसकी चपेट में आया। पहाड़ी इलाके में अचानक बर्फ का एक तूफान उठा और बर्फीली हवाओं ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद सब कुछ बर्फ में ढक गया। अवलांच का हर एक दृश्य दहशत पैदा करने वाला था। यहाँ चंद सेकंड पहले सब कुछ सामान्य था। अवलांच के बाद यहाँ का पूरा सीन बदल गया, यानी कुछ ही पलों में आसपास का पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया। राहत की बात तो ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।